नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अमित कुकरेजा। अमित, आपका बहुत स्वागत है आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के इस शो में। आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बताते हैं आपको आज कैसा रहा बाजार का हाल। आज के कारोबार में सीमित दायरे के बीच बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार की आज सुस्त शुरुआत हुई और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझौले शेयरों की जमकर पिटाई हुई। कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी रही। और अब शो की शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ, और पहला कॉल इस वक्त हमारे साथ है JS ठाकुर जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना प्रोफाइल भी हमें भेजा था, जरा थोड़ा और डिटेल में बताइए क्या लक्ष्य है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। मैं हर महीने 60,000 रुपया लगाता हूँ म्यूचुअल फंड में। मेरे 3 गोल हैं, रिटायरमेंट का, बच्चे की एजुकेशन का और उनकी मैरिज का। तो उसके लिए मैंने ना अपना पोर्टफोलियो बनाया है, 3 हिस्सों में बांट रखा है और मैंने जो है ना अपने जितने भी फंड हैं वो आपको भेजे हुए हैं। तो आई शैल बी ग्रेटफुल मैम, आप वैल्यूएशन करिए, मुझे कोई चेंज करना है, क्या करना है। मैं 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर महीने। ओके, ठीक है। इनके फंड्स भी हमारे सामने हैं जिसमें ये निवेश कर रहे हैं 60,000 रुपए का, 3 लाख रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और साथ ही बच्चों की शादी। बहुत क्लियर कट इनका पूरा पोर्टफोलियो है, बहुत क्लियर कट इनके गोल्स है। अमित, बताइए कैसा पोर्टफोलियो लगा आपको इनका। तो इन्होंने JS ठाकुर जी ने फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा किया है और एक और चीज़ इन्होंने अच्छी की है, इन्होंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अपनी गोल्स प्लानिंग की है। तो जो इनका रिटायरमेंट कॉर्पस 3 करोड़ का है, उनके लिए इनको 21,000 रुपये की SIP करनी है 14 से 15% रिटर्न को लेके। चाइल्ड एजुकेशन में 25,000, ज़रूरत सिर्फ 18,000 की है। और जो इनका चाइल्ड मैरिज का टारगेट है वो 50 लाख है, उसका SIP 14,000 है जो ये कर रहे हैं। ओवरऑल इन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो भी इन्होंने गोल्स प्लानिंग किया है, इनका फिगर काफ़ी एक्यूरेट है। इनके लिए मेरा यही सजेशन है कि इनका SIP 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो इनका गोल शायद जल्दी अचीव हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। दूसरा, मैं JS ठाकुर जी को ये बोलूँगा कि सिर्फ 6 स्कीम रखें, 6 से ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि इनका लक्ष्य 12, 15, 20 साल दूर है आज के टाइम से। 8 या 9 स्कीम या 10 स्कीम रखने का ज़रूरत नहीं है। 2 मिड कैप, 2 मल्टी कैप और 2 लार्ज कैप। होराइजन इनका अच्छा है। बैलेंस फंड का ज़रूरत नहीं है। 2 लार्ज, 2 मिड, 2 मल्टी कैप, 6 स्कीम, इन्हीं को कंसोलिडेट कर लें। जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में जाएं, जितना हो सके ग्रोथ ऑप्शन में जाएं, जितना हो सके हर 2 साल में रिव्यू करें और पोर्टफोलियो को रीचेक करते रहें। JS ठाकुर जी के लिए एक नई सजेशन दूंगा, इंडेक्स फंड्स को इवैल्यूएट करें। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडेक्स फंड्स जो बिल्कुल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी कम होता है, वो अपने पोर्टफोलियो में 1 या 2 ऐड करें। जो एक्टिव फंड और पैसिव फंड का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी वो कम होता जाएगा। तो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके एक्सप्लोर करें। बाकी इनका ओवरऑल गेम प्लान बहुत अच्छा है। चलिए, JS ठाकुर जी को अपने पोर्टफोलियो पर राय मिल चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके निवेश के लिए सर। अगले कॉलर से बात करते हैं। नीरज जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ है। नीरज दानरियाल जी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। मेरे को ये पूछना था, मेरे को ना लमसम अमाउंट 25,000 तक करना है किसी भी ALSS फंड में। सो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है 50,000 इसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एंड मेरी 2,000 की सिप जाती है इसमें ABSL टैक्स 96। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे को ना पूरा 1.5 लाख का वो लेना है, मतलब अंडर ATC के अंडर मेरे को पूरा उसका बेनिफिट लेना है, विल करना है। तो मेरा इतना ही PSB कटता है, तो मतलब रिमेनिंग अमाउंट इतनी 25-26 के बीच में बच रही है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और कोई ALSS फंड है कोई अच्छा, तो उसमें इन्वेस्ट कर दूँ रेदर देन अदर जो गवर्नमेंट वो होते हैं सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है अमित। नीरज, आपको मैं यही बोलूँगा, आपके दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं, आप इसको अननेसेसरीली डाइवर्सिफाई मत कीजिए, इन्हीं 2 में रखिए। एक आपका रेगुलर है, एक डायरेक्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान में ही जाइए।
तो चाहे वो ABSL का डायरेक्ट ऐड कर दीजिए या एक्सेस में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, अपने 25,000 को स्टैगर करके 6 महीने में इन्वेस्ट कीजिए, लमसम मत कीजिए 2,000 2,500 पर महीने के हिसाब से, 5,000 पर महीने के हिसाब से, जो भी आपकी कैलकुलेशन है। और दूसरा, आप ELSS में इन्वेस्ट करने के लिए भी होराइजन अपना 8 से 10 साल का रखिएगा, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल के बाद प्रॉफिट मिले। इस समय बुल मार्केट चल रहा है, हो सकता है 3 साल के बाद आपको लॉस हो। इक्विटी एक्सपोजर का होराइजन मिनिमम 7 से 8 साल रखिए। तो ELSS में आप जो भी पैसा ऐड करें, होराइजन इंटैक्ट रखिए, कॉस्ट लोअर करने के लिए डायरेक्ट प्लान यूज़ कीजिए, और ये दोनों स्कीम अच्छी हैं, इसमें से किसी भी एक में आप स्टैगर करके पैसा ऐड कर दीजिए। चलिए नीरज जी, आपको सलाह मिल चुकी है और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर निवेश के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं वाराणसी से। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप सर? नमस्ते मैम, हम अच्छे, और सर को भी गुड इवनिंग। जी जी जी, बताइए। 26 साल की उम्र में आपने निवेश की शुरुआत कर ली है, अब बताइए अब आगे का क्या प्लान है आपका? मैम, मेरा मेन 2 प्लान है कि मैं 20 साल के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, और 30 साल के बाद लगभग 6 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए, 30 साल के बाद। ओके। और 20 साल के बाद जैसे एजुकेशन या भी बच्चे की जो भी पढ़ाई शादी के लिए नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए चाहिए। और मैं प्रेजेंट में 3 फंड में अभी मैंने 6,000 की SIP स्टार्ट की है, ABSL में और SBI ब्लू चिप और रिलायंस लार्ज कैप में। और मैंने एक जीवन सरल प्लान ले रखा है पिछले मतलब 5 साल से। ओके जी, ठीक है। तो आपके ये फंड्स हैं जिसमें आप अभी निवेश कर रहे हैं, और आपके लक्ष्य भी हमारे सामने हैं, और LIC में बने रहना क्या ठीक रहेगा या इससे निकल जाएं, ये जानना चाह रहे हैं अभिषेक। तो अमित बताइए, इनका प्लान बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है? अभिषेक, आप 26 साल के हैं, 26 साल में आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। आपको कंपाउंडिंग गेन्स का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका जो ईमेल में सवाल है 20 साल में 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने का, उसके लिए आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हर महीने। जो आपका 32 साल में 10 करोड़ का एक्यूमुलेट करने का प्लान है, उसके लिए आपको 21,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो टोटल आपकी SIP 31,000 की बनती है। आपने 6,000 की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, तीनों फंड्स अच्छे हैं, चलते रहने दीजिए। 5,000 आप और कर सकते हैं, तो 11,000। 31 की आपकी रिक्वायरमेंट है, 11 आप कर पाएंगे, 20 का शॉर्टफॉल है। तो आप या तो अपना गोल को कम कीजिए या SIP अमाउंट बढ़ाइए, पर आप गोल की इतना चिंता मत कीजिए, जितना आप अच्छे से कन्वीनियंटली कर सकते हैं आप उतना इन्वेस्ट कीजिए। फंड्स आपके ठीक हैं, आपका जीवन सरल चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्सअप करके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट नहीं लेना है। प्योर इंश्योरेंस में रहना है और प्योर इन्वेस्टमेंट्स में रहना है, दोनों चीज़ें अलग हैं। दोनों चीज़ों को मिला के कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लेंगे तो ना आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट अच्छा मिलेगा और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट का। दोनों को सेपरेट रखिए, जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में जाइए, जितना हो सके पोर्टफोलियो को 1 से 2 साल में रिव्यू कीजिए, और जितना कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट कीजिए। बाकी फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, अपने आप जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी इन्वेस्टेबल सरप्लस मंथली बेसिस पे बढ़ने लगेगा। तो हम यही चर्चा करते हैं हमेशा अमित की, बहुत ही यंग एज से निवेश शुरुआत करने का क्या फायदा होता है। अब जैसे 26 साल के हैं अभिषेक, उन्होंने अपने निवेश की शुरुआत कर ली है, इसका श्री गणेश कर लिया है। हालांकि 2000 का ही निवेश है, लेकिन एक मतलब छोटा अमाउंट कुछ नहीं होता है, शुरुआत सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसे यंग निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और मतलब इनका तो हमारे सामने पोर्टफोलियो है, लेकिन जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है निवेश की, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अगर 20s में आप निवेश कर रहे हैं तो? देखिए, ये इनको हम बोलते हैं मिलेनियल्स। ये जो जनरेशन है जो जल्दी कमा के इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, इनको एक चीज़ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। पहला, इनके लाइफ में स्टेजेस चेंज होती हैं। ये अभी सिंगल हैं, 4-5 साल में मैरिड होंगे, किड्स होंगे, फिर उनकी एजुकेशन का कॉर्पस आने लगेगा। तो जो इन्होंने होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल रखा है,
ये इन्वेस्टमेंट जिसकी अगर चलती रहेंगी तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन इनकी स्टेजेस में होता क्या है, जैसे इनका लाइफ स्टेज चेंज होता है, इनका कॉर्पस का रिक्वायरमेंट एकदम से आ जाता है और उस समय अगर मार्केट डाउन होता है 3-4 साल के बाद, हो सकता है इनकी इन्वेस्टेड कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट से नीचे हो। तो इनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनका गोल का होराइजन कितने साल दूर है। अगर 5 साल और 10 साल के बियॉन्ड है तो इक्विटी रखें, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा डेट फंड में पैसा रखें, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ झारखंड बोकारो स्टील सिटी से सुदेश वर्मा है। सुदेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप बताइए। हाँ बताइए सर, बताइए। मुझे ये जानना है, मैं 8,000 रुपए 4 SIP में मैंने दिया हुआ है पोर्टफोलियो, उसमें 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बेटे के नाम से। तो मुझे 47 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ माय सन मुझे 150 करोड़ रुपीज की जरूरत मैंने पड़ेगी। कॉर्पस उसे मैं देना चाहता हूँ 150 करोड़ की। तो क्या ये SIP जो मेरी 8,000 रुपए की सफिशिएंट है, पोर्टफोलियो सफिशिएंट है, या उसमें कुछ? सर क्या मैंने सही सुना, आप 150 करोड़ रुपए 47 साल के बाद चाह रहे हैं? जी जी जी। और आपका निवेश 4 फंड्स में सिर्फ 8,000 रुपए का है? जी जी। सबसे पहले सुदेश जी मुझे बताइए कि आप इस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे का? मैंने एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेते हुए 47 ईयर्स बाद 150 करोड़ रुपीस का वैल्यू आज के अराउंड 15 to 20 करोड़ के बराबर ही होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो 150 करोड़ का कॉर्पस हमने सोचा एक गिफ्ट। मतलब आपकी उम्र क्या है सर? मेरी 50 है। 50 है, मतलब अपने रिटायरमेंट की ना सोच के आप अपने बेटे के रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान बना रहे हैं? जी जी, मैंने अपना रिटायरमेंट का प्लान कर चुका। अच्छा, कर चुके हो बेटे की रिटायरमेंट? बेटे से डिस्कस किया आपने ये प्लान? नहीं, उनसे डिस्कस नहीं किया। अच्छा, उनसे डिस्कस नहीं किया कि उनके लिए आप कितनी बड़ी रकम इकट्ठा करना चाह रहे हैं? 150 करोड़। अनोखा सवाल हमारे सामने आया है। आई एम श्योर आपके सामने भी कभी ऐसा सवाल नहीं आया होगा, तभी मैंने जानबूझ के पूछा कि क्या इनके बेटे इसमें इन्वॉल्व है ऐसी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि ये बेटे के रिटायरमेंट तक 47 साल के बाद 150 करोड़ का किसी तरीके का कॉर्पोरेट चाहते हैं। सबसे पहले 47 साल का जो ये एक टाइम होराइजन है, ऐसा क्या टाइम होराइजन सोचा जा सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग में? एक चीज ये इनके बेटे का रिटायरमेंट, ये अपने ग्रैंड डॉटर का एजुकेशन कॉर्पस एक्यूमुलेट कर, यस यस, व्हिच इज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके बाद का जनरेशन। यस यस, बिल्कुल। दूसरा पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ है। इंडेक्स पिछले 25-30 सालों से काफी एक्टिव है। अगर आप कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखें तो 13-14-15% तो इजीली इंडेक्स ने जनरेट किया है। और अगर आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां पे यंगर पॉपुलेशन के होने से इकोनॉमी को बहुत एडवांटेज होता है, वहां पे इंडेक्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले 40-50 साल में तो इंडिया के इंडेक्स की ग्रोथ फिनोमिनल प्रोजेक्टेड है ही, नो डाउट अबाउट इट। इन्होंने 8,000 रुपए की SIP चालू की है। अगर मैं 12% का रिटर्न अपने कैलकुलेशन में रखूं तो इनको 70,000 रुपए की SIP करनी है 47 साल के लिए, 150 करोड़ एक्यूमुलेट करने के लिए। और अगर मैं 14% का ग्रोथ रेट अपने कैलकुलेशन में रखूं तो इनको सिर्फ 35,000 की SIP करनी है। 1% के डिफरेंस से कंपाउंडिंग गेन्स का फिनोमिनल इंपैक्ट आ जाता है। तो इनको 35 से 70,000 रुपए की SIP करनी है अगर इनको 150 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। अगर ये 8,000 रुपए का ही कॉर्पस मेंटेन करना चाहते हैं तो इनका 150 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेशन का गोल मिस हो जाएगा। बट मैं यही चाहूंगा कि इतना स्ट्रेस ना लें, धीरे धीरे इस चीज को सोशलाइज करें अपने सन के साथ, और जो भी शॉर्टफॉल है उसको ग्रेजुअली प्लान करें। पर इन्होंने जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की है वो डेफिनेटली वर्थ कमेंडेबल जॉब है जो इन्होंने किया हुआ है। बट इट्स ओके, आई मीन इतना भी करते रहें, धीरे धीरे इनको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हर एक 5, 10 या 15 साल में सिनेरियो कितना चेंज होता रहता है। आज मार्केट कैसा है, कल मार्केट कैसा होगा, ये कोई एक्चुअली नहीं सोच सकता है। और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट
50 साल 50 साल ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम बोले 50 साल की बात कर रहे हैं तो रियलिस्टिक कितना है ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कई दर्शक अभी हमें देख भी रहे होंगे। तभी मैंने कहा काफी अनोखा सवाल है कि 47 इयर्स की अगर आप प्लानिंग करते हैं, रियलिस्टिक कितना है ये? देखिए इसमें किस बेसिस पर हम इसको आगे इस फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ब्रिंग अप किया है। ये पॉइंट इसके अराउंड बिल्डअप होता है कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन इतनी रेडी होगी इस इन्वेस्टमेंट के लिए। आने वाले टाइम में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, कैसे मार्केट चेंज होगा, कैसे इंडेक्स के एलिमेंट्स चेंज होने लगेंगे, कौन कौन से चीपर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बेटर रिटर्न प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, क्या इनकी नेक्स्ट जनरेशन इस चीज को कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इनको अपने सन को एजुकेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और इनके सन का फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट स्पेस में अपडेटेड रहना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बड़े सारे वेरिएबल्स हैं जो इस कॉर्पस के एक्यूमुलेशन में एक अच्छा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो इनको बस इन चीज की नॉलेज बिल्डअप करनी है और कंटिन्यूअसली पोर्टफोलियो को 2 से 3 साल में रिव्यू करना है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको ज्यादा फ्रीक्वेंट रिव्यूज की जरूरत नहीं है। वंस इन 2 years, वंस इन 3 years इज गुड इनफ। ये करते रहें और इनके सन टेक ओवर कर लें तो मंजिल अचीवेबल लगती है। मतलब हर 2 साल में रिव्यू करना अगले 37 साल तक, 47 साल तक, एक्चुअली 47 साल तक जी। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए जी। और सुदेश जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपके बेटे के लिए भी और अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के लिए। आप एक कॉर्पस 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। वैसे 5-10 साल के बाद क्या सिनेरियो रहेगा ये तो किसी को पता नहीं, पर लेट्स सी। हमें बहुत खुशी होगी आपसे हम दोबारा बात करें और जाने की आखिरकार कैसे आपका ये जो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरिंदम विश्वास जी हैं नासिक से। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, अच्छा आप कैसे हैं? बोलिए। बहुत बढ़िया। बताइए सर, आपने सवाल भेजा है अपना हमें, आप जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस वक्त आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या चाहते हैं इस प्लानिंग से? ठीक है मैडम, बेसिकली मैडम मैं लास्ट 3 years से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू अराउंड 15 लाख और मैं प्रेजेंटली 4 SIP का थ्रू में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कोटक सिलेक्ट फोकस जो था, अभी कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप 10,000 पर मंथ, मोतीलाल फोकस मल्टी कैप जो था 35 10,000 पर मंथ, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 20,000 पर मंथ और DSP ब्लैक रॉक स्मॉल कैप में 5,000 पर मंथ। मेरा बेसिकली मैडम प्राइमरीली मेरा 3 मेजर गोल है और एक थोड़ा ऑप्शनल, बट वो भी मेरा गोल है। प्राइमरी गोल मेरा जो है 50 लाख मेरे को आफ्टर 12 ईयर चाहिए, जो मेरा बेटी के एजुकेशन के लिए चाहिए। आफ्टर 20 ईयर्स मेरे को 80 लाख चाहिए, जो मेरा बेटी का मैरिज के लिए चाहिए। और आफ्टर 22 ईयर्स बाद 3 करोड़ मेरा रिटायरमेंट पर्पज से। प्रेजेंटली मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अच्छा रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ पैरेलली। और मेरा चौथा और एक जो मैडम गोल है, अभी 3 गोल मेरा मेजर है। मैं एक एक्चुअली यूरोप टूर के लिए मेरे को अराउंड 8 to 10 लाख का प्लान करना चाहता हूँ, जो मेरे को 10 साल बाद चाहिए। तो उसके लिए भी मैं एडिशनल 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा इच्छा है मैं कुछ थीमेटिक फंड में या कुछ जाना चाहता हूँ, तो उस फैक्टर मेरा रिक्वेस्ट है मेरा पोर्टफोलियो जांच करे और अकॉर्डिंगली मेरे को प्लान बताए आगे कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल हमारे साथ। और एक बात जो मेरा तो जैसे प्राइमरी गोल मेरा 12 साल पास, बट मैं अप टू 22 ईयर्स पूरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते जाएंगे और बीच में रिडीम करते चलेंगे। ओके अमित, इनके सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके बताइए कि इनको कैसी प्लानिंग करनी है। मैं इनके 3 पॉइंट्स हैं इनके क्वेश्चन में जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। पहला, इन्होंने 2.5 साल पहले म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स शुरू की है, तो अभी तो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स की बेयर साइकिल नहीं देखी है। तो ये जितने भी फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 साल में स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट्स, उनका एक तो बेयर साइकिल में अपना टेम्परामेंट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो असली टेस्ट होगा जब मार्केट क्रैश होगा और इनकी SIP चलेगी या बंद हो जाएगी, इनका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इनको उस चीज को लेके अवेयर रहना होगा। इनके फंड सिलेक्शन तीनों अच्छे हैं, चारों फंड्स इन्होंने अच्छे सिलेक्ट किए हैं, उसी प्रोपोर्शन में ये अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें। इन्होंने कैलकुलेशन अच्छे से की हुई है। इनका ऑलरेडी 45,000 का रिक्वायरमेंट है
मंथली इन्वेस्टमेंट का, और ये ऑलरेडी 45,000 कर रहे हैं 13% पर एनम के ग्रोथ के हिसाब से। इनको मैं ये बोलूँगा डायरेक्ट प्लान में जाएं और पोर्टफोलियो को 1 से 2 साल में रिव्यू करते रहें। और जो इन्होंने एक फॉरेन ट्रिप की गोल की रिक्वायरमेंट डाली है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सेक्टरल फंड या मैं थीमेटिक फंड ऐड करूं, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल सिंपल रखें, 4 से 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स रखिए। वैल्यू फंड डेफिनेटली एक ऐड कर दीजिए, L&T वैल्यू फंड या बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू या टाटा का PE इक्विटी फंड, इनमें से कोई भी एक फंड ऐड कर दीजिए। 5 स्कीम से अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखिए। पहले 8 से 10 साल अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के टुवर्ड्स टेम्परामेंट को मैनेज कीजिए। बाकी के थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड हम बाद में ऐड कर सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाएं। ओवरऑल आपका गोल सब अचीवेबल लगता है। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल पे हमारे पास आया है कानपुर से राजेश जी का। राजेश जी की उम्र 42 साल है और पिछले 6 साल से पिछले साल से 6 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं और सभी फंड्स में कुल 25,000 रुपए का इनका निवेश है। LIC का सालाना 40,000 रुपए का प्रीमियम, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी है, 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी, और 13 से 14 साल तक निवेश का इनका प्लान है। फंड्स कुछ हम आपके पास भी हैं अमित, और हम दर्शकों को दिखाएंगे भी कि कौन कौन से फंड्स में ये अभी निवेश कर रहे हैं। तो अगले 13 से 14 साल का जो इनका व्यू है और फंड्स के लिहाज से कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है आपका इनका? इनके पोर्टफोलियो में 6 स्कीम्स हैं। मेरा ही एसेट टैक्स सेवर कंटिन्यू करें, मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप कंटिन्यू करें, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू करें, रिलायंस स्मॉल कैप 1-2 साल के लिए स्टॉप कर सकते हैं, टाटा इक्विटी PE फंड कंटिन्यू करें, टाटा कंज्यूमर फंड 2-3 साल के लिए स्टॉप कर सकते हैं। ओवरऑल फंड सिलेक्शन 4 में से 6 इनको कंटिन्यू करने हैं। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी इनकी पॉलिसी है चलते रहने देते हैं। इनका टर्म इंश्योरेंस 25 लाख का है, वो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता इनके डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो हो सके तो मिनिमम 50 लाख का टर्म प्लान ले लें। और इनका हेल्थ इंश्योरेंस भी कानपुर लोकेशन के हिसाब से ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, खाली 2 फंड्स में SIP स्टॉप करनी है और टर्म प्लान में सम एश्योर्ड बढ़ाना है। चलिए, तो ये रहा आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में सवाल जवाब का सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस स्पेशल शो में। थैंक यू।